This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. कत्ल की कई वारदातें आपने सुनी होंगी। कत्ल करने के अलग अलग तरीके, फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। हर तरीका एक केस को दूसरे केस से अलग बनाता है, जो कई बार लोगों के दिलो दिमाग पर सालों छाया रहता है। देहरादून का अनुपमा हत्याकांड और श्रद्धा मर्डर केस जैसे कई उदाहरण हैं जिसमें लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगाया गया। इन दोनों स्टोरीज के फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन इन सबसे कई साल पहले 2008 में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसमें लाश को ठिकाने लगाने के लिए लगभग 300 टुकड़ों में काटा गया। ये जघन्य हत्याकांड अपने समय का एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें एक एक्ट्रेस और एक नेवी ऑफिसर शामिल था। लाश ठिकाने लगाने के लिए इतने टुकड़े करने का ये उदाहरण भारतीय इतिहास में अकेला ही है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहली है मारिया सुसाईराज। 23 वर्षीय मारिया कोच्चि की रहने वाली थी। अभिनय और मॉडलिंग करने वाली मारिया कन्नड़ फिल्मों में छोटा मोटा काम कर चुकी थी। कन्नड़ सिनेमा में ज़्यादा सक्सेस न मिलने पर उसने बॉलीवुड में कैरियर बनाने का सोचा। मारिया एक संपन्न परिवार से थी। 2007 में वो कोच्चि से मुंबई आ गई। यहाँ आकर शुरू होता है मारिया के स्ट्रगल का दौर। मारिया की हिंदी अच्छी नहीं थी, जो बॉलीवुड के लिए ज़रूरी है, और उस पर मारिया का साउथ इंडियन एक्सेंट, इसलिए उसे मुंबई में काम मिलने में खासी दिक्कत आ रही थी। उसका सारा टाइम ऑडिशन देने और प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने में ही बीत रहा था। इस कहानी का दूसरा किरदार है मारिया का मंगेतर जेरोम मैथ्यू। मारिया और जेरोम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। एक ही स्कूल, फिर एक ही कॉलेज। क्रिश्चियन फैमिली के मारिया और जेरोम के चर्च भी सेम ही थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और जल्द ही दोनों शादी भी करना चाहते थे। मारिया अपने फिल्मी कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जेरोम नेवी में 2nd लेफ्टिनेंट था। वो कोच्चि में ही पोस्टेड था। उसकी पहचान एक स्मार्ट ऑफिसर के रूप में थी। 2007 में जब फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम कोच्चि पहुंचे थे, तब उनकी सिक्योरिटी के लिए सिलेक्टेड ऑफिसर्स में मैथ्यू भी शामिल था। मैथ्यू के सीनियर ऑफिसर्स के अनुसार उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे मुख्य किरदार पर। 26 वर्षीय नीरज ग्रोवर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो मुंबई में स्थित प्रोडक्शन हाउस सिनर्जी एड लैब्स के लिए काम करते थे। शाहरुख खान के एक टीवी शो क्या 5वीं पास से तेज़ है कि प्रोडक्शन टीम में भी उनका नाम शामिल था। इस कंपनी में नीरज अच्छी पोस्ट पर थे। सीरियल फिल्म्स के लिए कास्टिंग के ऑडिशन लेने का काम भी नीरज के पास ही था। अब शुरुआत करते हैं अपनी मेन कहानी की। 2007 में मुंबई आने के बाद मारिया का स्ट्रगल चल रहा था। हिंदी अच्छी ना होने की वजह से उसे काम मिलने में खासी परेशानी हो रही थी। नीरज उन दिनों एक अपकमिंग सीरियल के लिए ऑडिशंस ले रहे थे। इसी दौरान नीरज और मारिया की मुलाकात होती है। मारिया भी ऑडिशन देने जाती है, लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम थी, मारिया की ख़राब हिंदी। नीरज उसे यही कमी बताते हुए सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन मारिया की एक्टिंग स्किल से वो प्रभावित होता है और काम मिलने में मारिया की मदद का वादा करता है। वो मारिया से अपना नंबर एक्सचेंज करता है और टच में रहने को कहता है। अब इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मारिया के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका था। दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें करते थे। वो नीरज को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। बॉलीवुड में कैरियर बनाने के लिए नीरज उसकी सीढ़ी बन सकता था। उन दोनों की मुलाकातें भी बढ़ने लगी। काम के सिलसिले में दोनों का अक्सर मिलना होता था। ये दोस्ती समय के साथ साथ गहरी होती जा रही थी। कहते हैं कि नीरज और मारिया का ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। उधर जेरोम मैथ्यू कोच्चि में पोस्टेड था। वो डेली रूटीन से मारिया से फ़ोन पर बात करता था। दरअसल मैथ्यू मारिया को लेकर बहुत पॉजेसिव था। उस पर मारिया का फिल्मों में काम करना उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ाता था। ये इनसिक्योरिटी धीरे धीरे शक में बदलती जा रही थी। मारिया ये सब जानती थी। कई बार वो खुद भी मैथ्यू को चिढ़ाती थी। मारिया के मुंबई शिफ्ट होने से तो मैथ्यू ज़्यादा ही परेशान रहने लगा था। मारिया ने जेरोम को नीरज के बारे में बताया था कि किस तरह वो नीरज से मिली और अब वो उसकी काम ढूंढने में मदद कर रहा है।
उसने एक आध बार जेरोम से हंसते हुए ये भी कहा कि उसे लगता है कि नीरज को उस पर क्रश है। मारिया ये समझ ही नहीं पाई कि हंसी में कही गई ये बात जेरोम की इनसिक्योरिटी को बढ़ा रही थी। मई 2008। मुंबई में अलग अलग जगह रहने के बाद मारिया मलाड के धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट में एक 1 बेडरूम फ्लैट किराए पर लेती है। ये फ्लैट भी उसे नीरज की मदद से ही मिला था। फ्लैट नंबर था 201। अब क्योंकि नीरज से उसकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी और मारिया मुंबई में अकेली थी, तो नीरज मारिया को नए घर में शिफ्ट होने में मदद कर रहा था। शिफ्टिंग के लिए मारिया ने अपने एक दोस्त की कार ली हुई थी। 6 मई 2008 के दिन नीरज मारिया की मदद के लिए आया। शिफ्टिंग करने और सामान सेट करते करते रात हो गई। रोज की तरह 9:30 बजे के करीब जेरोम कोची से मारिया को फोन करता है। उस वक्त भी नीरज फ्लैट पर ही था। बिना कुछ जाने ही नीरज जोर जोर से मारिया से बात कर रहा था। उधर जेरोम फोन पर किसी मेल आवाज को सुनकर चौंक गया। उसने मारिया से पूछा तो मारिया ने बताया कि ये नीरज है जो शिफ्टिंग में उसकी मदद करने के लिए आया है। नीरज का नाम सुनते ही जेरोम भड़क गया। गुस्से में उसने मारिया से कहा कि रात बहुत हो चुकी है, वो नीरज को घर भेज दे और बाकी शिफ्टिंग का काम कल करे। मारिया भी कैजुअली हंसते हुए ओके कहती है और फोन काट देती है। नीरज भी रात ज्यादा होने की वजह से थक कर वहीं रुक जाता है और घर वापस नहीं जाता। नीरज की इतनी मदद के बाद मारिया को भी कोई एतराज नहीं था। उसे मैथ्यू का स्वभाव पता था, लेकिन यहाँ वो अकेली थी और वैसे भी नीरज सुबह घर वापस जाने वाला था। उधर फोन रखने के बाद जेरोम के दिमाग में पनपने वाला शक हद से ज्यादा बढ़ गया। देर रात नीरज का मारिया के घर होना उसे कतई गवारा नहीं था। उसे लगा कि मारिया शायद उससे कुछ छुपा रही है और नीरज जरूर रात को वहीं रुकेगा। शक से भरी उसकी सोच बिगड़ रही थी और वो गुस्से से पागल हो रहा था। मैथ्यू ने रात में ही पहली फ्लाइट मुंबई के लिए बुक कराई और फ्लाइट पकड़कर अर्ली मॉर्निंग वो मुंबई पहुंच गया। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर वो सीधा मारिया के नए फ्लैट पर पहुंचा। उस फ्लैट का एड्रेस उसने पहले ही दिन मारिया से ले लिया था। उधर फ्लैट में नीरज और मारिया शिफ्टिंग से थके बेसुध सो रहे थे। मैथ्यू ने फ्लैट पर पहुंचकर डोरबेल बजानी शुरू की। बेल की आवाज़ से मारिया की नींद खुली। वो हैरान थी कि अभी तक तो उसने काम वाली भी नहीं रखी। किसी दोस्त को भी ये नया एड्रेस नहीं पता, तो सुबह सुबह कौन आया है। जब उसने घर का दरवाज़ा खोला तो जेरोम को सामने देखकर वो शॉक्ड रह गई। उसके कुछ पूछने से पहले ही जेरोम उसे धक्का देते हुए घर के अंदर आ घुसा और वो सीधा बेडरूम की तरफ गया, जहां नीरज को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डोरबेल की आवाज़ सुनकर नीरज भी जागा था, तो मैथ्यू को देखकर वो भी चौंका। वो मैथ्यू के बारे में जानता था। उसने मारिया से मैथ्यू के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। उसने जेरोम को रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू के सिर पर तो खून सवार था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अचानक मैथ्यू किचन में गया और वहाँ से एक बड़ा सा चाकू ले आया। अब उसने बिना रुके नीरज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू किए। मारिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो गुस्से से भरे हुए मैथ्यू ने उसे भी धमकी देते हुए कहा कि अगर वो बीच में पड़ी तो वो उसे भी मार डालेगा। उसका ये रूप देखकर मारिया भी डर गई थी। एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग नेवी ऑफिसर से नीरज मुकाबला नहीं कर पाया और लगातार होने वाले चाकू के वार से नीरज गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। मारिया ये सब देखकर सदमे में वहीं खड़ी थी। कहते हैं इस सब के बाद मैथ्यू ने मारिया से ज़बरदस्ती संबंध भी बनाए थे, जिसका मारिया विरोध नहीं कर पाई। इस सब के बाद जब मैथ्यू का गुस्सा शांत हुआ, तब उसने नीरज की लाश ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू किया। मारिया के पास दोस्त की गाड़ी थी। सुबह 10 बजे के करीब दोनों फ्लैट लॉक करके मलाड के ही हाइपर सिटी मॉल में गए। वहाँ से बड़ा चाकू, पर्दे, चादर, पॉलिथीन्स और 3 एयर बैग खरीद कर लाए। वापस घर आकर वे नीरज की बॉडी बाथरूम में लेकर जाते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि दोनों ने नीरज के शरीर के 300 के करीब छोटे छोटे टुकड़े किए। इस सब में उन्हें लगभग 4 घंटे का समय लगा। ये बहुत ही घिनौना था। आखिर कोई इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। कत्ल गुस्से में हुआ था, लेकिन तसल्ली से बैठकर किसी शरीर के इतने टुकड़े करना, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि प्रोफेशनल किलर ना होते हुए भी किसी इंसानी लाश के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने उन छोटे छोटे टुकड़ों को पॉलिथीन्स में भरा और फिर उन थैलियों को बड़े बैग में भर दिया। इसके बाद उन्होंने बाथरूम को अच्छी तरह से साफ़ किया। फ्रेश होने से पहले उन्होंने घर को भी अच्छी तरह साफ़ किया। घर के पर्दे, चादर सब बदल दिए। खून के धब्बे मिटाने के लिए दीवार को पेंट भी किया गया।
शाम को तैयार होकर उन्होंने बैग्स कार में रखे और मनोरवाड़ा की तरफ निकल गए। रास्ते में भयंदर इलाके के एक पेट्रोल पंप से उन्होंने 2 कैन पेट्रोल भी भरवाया। रास्ते में हाईवे के पास सुनसान जंगली इलाके में वो एयर बैग्स रखकर पेट्रोल डालकर इन्होंने आग लगा दी। थोड़ी देर वहीं खड़े होकर इंतज़ार करते हैं और तसल्ली होने के बाद घर वापस आ जाते हैं, जहां मारिया मैथ्यू के लिए डिनर बनाती है और डिनर के बाद मैथ्यू अगली फ्लाइट से वापस कोची लौट जाता है। उधर नीरज के घर और ऑफिस ना पहुंचने पर उसके माँ बाप और दोस्त परेशान हो रहे थे। कुछ दोस्तों को नीरज का मारिया के घर जाने का पता था। वो मारिया से पूछते हैं तो मारिया कहती है कि नीरज उसके घर आया था, लेकिन रात को किसी पार्टी में जाने का कहकर वो चला गया। उसके बाद उसे नहीं पता। परेशान दोस्त नीरज की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं और पुलिस छानबीन शुरू करती है। नीरज की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो 6 मई से लेकर 7 मई तक फ़ोन की लोकेशन मारिया का घर ही था। मारिया पूछताछ में फिर वही कहानी सुनाती है, लेकिन उसके हाव भाव पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर रहे थे। वो बार बार अपनी लोकेशन के बारे में बयान भी बदल रही थी। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने मारिया और उसके दोस्त को गाड़ी में बैग लोड करते हुए और बाहर जाते देखा था। इस बयान से पुलिस का शक मारिया पर और भी बढ़ गया। जब मारिया और मैथ्यू लाश ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे, तब भी नीरज का फ़ोन मारिया के पास ही था। रास्ते में नीरज के एक दोस्त का फ़ोन आने पर मारिया ने गलती से फ़ोन पिक कर लिया। उसने नीरज के दोस्त से कहा कि नीरज जल्दबाजी में अपना फ़ोन उसके पास ही छोड़कर गया है। अपनी लोकेशन के बारे में उसके बयान भी उसकी फ़ोन लोकेशन से मैच नहीं कर रहे थे। 9 मई को पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। मारिया जल्द ही टूट गई। तब उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई और इस कहानी में उसने सारा इल्ज़ाम जेरोम मैथ्यू पर डाला और ये भी कहा कि उसने नीरज को बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैथ्यू के आगे उसकी एक नहीं चली। उसके बयान के बाद एक टीम फौरन कोची भेजी गई और जेरोम को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद जेरोम का कहना था कि वो मारिया के बुलाने पर ही मुंबई आया था। वो अकेली थी और परेशान थी और उसकी मदद करने के लिए ही वो मुंबई पहुंचा था। लेकिन मारिया के बयान और सारे सबूत मैथ्यू के खिलाफ ही गए। उनकी निशानदेही पर मर्डर वेपन, वो चाकू और मनोर के जंगलों से नीरज के जले हुए अवशेष बरामद किए गए। भयंदर के पेट्रोल पंप के वर्कर्स के बयान भी दर्ज हुए, जिन्होंने मैथ्यू और मारिया की पहचान की थी। 3 साल बाद 2011 में इस केस का फैसला आया। इसमें मारिया को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। उसे सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी ठहराया गया। उसे 3 साल की सज़ा हुई। अब मारिया अरेस्ट होने के बाद से ही जेल में थी और फैसला 3 साल बाद आया था, इसलिए कोर्ट ने उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सज़ा हुई। नीरज के घर वाले तो इस नृशंस हत्या के लिए फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन कानूनी तर्क ये था कि ये प्री प्लान मर्डर नहीं था, बल्कि गुस्से और आवेश में हुए झगड़े में अचानक हुआ मर्डर था। इसलिए दफ़ा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मुकदमा चला और फांसी या उम्र कैद जैसी बड़ी सज़ा नहीं हुई। नीरज के माँ बाप और जानकार इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि इस जघन्य हत्याकांड की इतनी कम सज़ा कैसे हो सकती है। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन नीरज के माँ बाप फाइनेंशियली वीक थे, क्योंकि नीरज ही उनका अकेला सहारा था। उनकी शिकायत थी कि केस लड़ने के लिए उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली और वो इस केस को आगे नहीं लड़ पाए। जेल की सज़ा के अलावा मारिया पर 50,000 और जेरोम पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की यह राशि नीरज के माँ बाप को अदा की जानी थी। उधर मारिया ने जेल से रिहा होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद को बेकसूर बताते हुए अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा। पर लोगों का कहना था कि ये सब पब्लिसिटी के लिए था। इस केस ने मारिया को पूरे इंडिया में एक पहचान दी थी। एक एक्ट्रेस, एक क्रिएटिव हेड और एक नेवी ऑफिसर के वजह से वैसे ही ये केस सुर्खियों में था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मारिया अपने लिए सहानुभूति बटोर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ फिल्म डायरेक्टर्स ने मारिया को कास्ट करने की इच्छा भी जताई। मारिया तो हीरोइन नहीं बनी, लेकिन उसकी ज़िंदगी के इस इंसिडेंट पर एक फ़िल्म ज़रूर बनी, राम गोपाल वर्मा की नॉट अ लव स्टोरी। मारिया के साथ जेरोम भी 3 साल जेल में रह चुका था, इसलिए उसे अब सिर्फ 7 साल और जेल में रहना था। 2017-18 में मारिया एक बार फिर सुर्खियों में आई, जब करोड़ों के फ्रॉड के कई केस उसके नाम दर्ज हुए थे। वो फरार थी और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उधर जेरोम भी अपनी सज़ा पूरी करके रिहा हो चुका है। शक इस हत्याकांड का मेन रीज़न था।
इसमें कोई दो राय नहीं कि मारिया जेरोम से एंगेज थी। इसके बावजूद जेरोम का स्वभाव जानते हुए भी उसने नीरज से दोस्ती बढ़ाई। अपने फिल्मी कैरियर को बढ़ाने के लिए उसने अपनी हदें पार की। नीरज भी जेरोम के बारे में जानता था, फिर भी दोनों करीब आए। अब सच्चाई क्या थी, असल गलती किसकी थी, ये तो मारिया ही जानती है। लेकिन नीरज जेरोम के शक की बलि चढ़ गया और उसके कातिल मामूली सज़ा पूरी करके आज आज़ाद घूम रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।